भाजपाइयों के कारनामे इतने बड़े हैं कि डेली बेसिस पर अगर उनको कंपाइल किया जाए तो एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। ताज़ा कर्मकांड एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, नेता सदन पीयूष गोयल राज्यसभा में बोल रहे थे कि राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर भारत का अपमान किया है, इसलिए उन्हें इस देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि कोई भी विपक्षी पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बोल रही है, सिर्फ हम यानी बीजेपी ही इस मुद्दे पर बोल रही है। अब ये महानुभाव ये भी चाहते हैं कि इनके साथ खड़े होकर विपक्षी पार्टियां भी झूठ बोले। झूठ इसलिए कि राहुल ने विदेश की धरती पर जो कहा उसका कुछ और ही मतलब निकालकर बीजेपी सदन में कलह मचाए हुए है और देश के असल मुद्दों जैसे अडानी घोटाला, महंगाई, बेरोजगारी, घटती आय की असमानता, इन तमाम मुद्दों से बचना चाहती है। पर विपक्ष बीजेपी के हर कदमों से अच्छे से वाकिफ है। अब सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ आने लगी हैं और सदन में ही नहीं, आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में भी एकजुट होकर भाजपा का गर्दा उड़ाने की तैयारियां पकड़ चुकी है। शायद यही कारण है कि पीयूष गोयल जी राज्यसभा में अपना दुखड़ा रो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष, मैं तो हैरान हूँ बाकी पार्टी के नेताओं के कि कैसे वो ऐसे काम के ऊपर, ऐसे वक्तव्य के ऊपर बाकी पार्टी भी उनका साथ है। बाकी कई विपक्षी पार्टी के नेता ऐसे विषय में अपनी चिंता ना व्यक्त करना, ये वास्तव में खतरे का विषय है। और मैं तो सभी पार्टी से अपील करूंगा कि वो इस बात की निंदा करें कि एक सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट की अवमानना की है, पार्लियामेंट को बदनाम करने की कोशिश की और विदेशी धरती पे जाकर भारत के पार्लियामेंट, भारत के दोनों सदनों की आरआरआर के नाटू नाटू गाने और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म एलिफेंट विस्परर्स को ऑस्कर मिलने पर राज्यसभा में वेल विशेस दी जा रही थी। जब जया बच्चन जी इस पर बोल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता टीका टिप्पणी से नहीं रुके। इसलिए समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन जी ने संघियों को करारा जवाब दिया। देखिए। यस मैम। यस। अरे नीरज, क्यों बीच बीच में इतना जोर से? ये आदमी सांस कम लेता है, बोलता ज्यादा है। पहले भी और आज भी। सर, ये क्रॉनिक डिजीज होती जा रही है। ये देखिए, आवाज हमारे पास भी है, हम भी बोल सकते हैं, मगर जब कोई सभ्यता की बात होती है तो असभ्य व्यवहार मत करिए। मैम, आपकी आवाज नहीं है, आपकी बुलंद आवाज है। इसी वार्तालाप में आगे भाजपा के कौशलधारी नेताओं की उम्मीदों पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि अब आप ये मत कह देना कि ये ऑस्कर भी नरेंद्र मोदी जी की दया से आया है। उन्होंने ही इनकी स्क्रिप्ट लिखी थी और मोदी जी ही इसके डायरेक्टर हैं। इतना सुनते ही वहां बैठे सब लोग हंसने लगे। भाजपाई भी लज्जा भरी हंसी के साथ मुस्कुराते हुए नजर आए। Only my request is that the ruling party should not take credit that we have directed, we have written the poem, or Modi ji has directed this film. They should not say. That is only my request. It is a contribution of the country. वित्त मंत्रालय ने संसद भवन में कह दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के जो 18 महीनों के डीएडीआर के पैसे नहीं दिए गए थे, अब उनको आगे देने का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता। सरकार ने कहा है कि कुल 34,402 करोड़ रुपए काटा गया था और उसका प्रयोग महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण के लिए किया गया था। इसलिए अब जो 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी ये आस लगाए बैठे थे कि उनको 3 छमाहियों का लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा, वो इस बात को अब अपने जहन से निकाल दें और खुशी से सरकार के साथ नाटू नाटू करने लग जाएं। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर को ट्वीट करके हुए लिखा कि हमारे रक्षा क्षेत्र की मिसाइलों और रडार को अपग्रेड करने का ठेका एक ऐसी कंपनी को दिया गया है जिसके मालिक अडानी और एक फर्जी कंपनी जो ब्रिटेन की है एलारा कैपिटल वो है। ये वही एलारा कैपिटल है जिसकी जांच फिलहाल से भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर रही है।
और आरोप है कि इसी कंपनी ने फर्जी तरीके से अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाया। 24 जनवरी को आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ब्रिटेन के एलारा कैपिटल का कई जगह जिक्र है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि एलारा कैपिटल द्वारा संचालित मॉरिशस स्थित फंड मैनेजर अडानी ग्रुप की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर मूल्य के हेरफेर करने की योजना का हिस्सा थे। हिंडनबर्ग विवाद के बीच एलारा कैपिटल के डायरेक्टर लॉर्ड जो जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डायरेक्टर लॉर्ड जो जॉनसन जिन्होंने इस्तीफा दिया था वो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के छोटे भाई। बताइए, पीएम के भाई का फ्रॉड के चलते जिस कंपनी से इस्तीफा हुआ वो कंपनी ही अडानी के साथ मिलकर भारत के मिसाइल और रडार को अपग्रेड करने में लगी है। भारत की मिसाइल तकनीक का पूरी दुनिया में बोलबाला है और एलारा कैपिटल ने यहां कुछ गड़बड़ी कर दी तो रक्षा उपकरणों के साथ धोखाधड़ी का जिम्मेदार कौन होगा? हमारी टेक्नोलॉजी अगर उन्होंने विदेशों में लीक कर दी तो जिस मिसाइल टेक्नोलॉजी का हम डंका बजाते हैं उसका क्या होगा? यूपी की योगी सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है जो आपको 80 के दशक के बॉलीवुड फिल्मों की याद दिला देगा। उस समय गरीब गांव वाले ठाकुर साहब से मुफ्त राशन लेते लेते कब अपनी ज़मीन गंवा देते थे पता ही नहीं चलता था। अब यूपी में SC, ST और अनुसूचित जनजातियों की ज़मीन लेने के लिए DM की अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये यूपी सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया है। ठाकुर लोग गरीबों का हाथ पकड़कर ज़मीनी कागज़ों पर साइन करवा लेंगे। अब ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। योगी सरकार के इस फैसले से ठाकुरवाद की भावना और दलितों के प्रति क्रूरता झलकती हुई साफ दिखाई दे रही है। राहुल को जिस मुद्दे पर भाजपा माफ़ी मंगवाने पर तुली है उस मुद्दे को आज एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस वाले अरुण जेटली का एक पुराना भाषण निकाल लाए जिसमें वो स्पष्ट बोलते हुए सुने जा सकते हैं कि 1975 में संघियों और समाजवादियों ने दुनिया भर में भारत में हो रहे मानवाधिकार हनन का ढोल पीटकर प्रचार किया था। मोदी जी स्वयं सियोल में ऐसा ही वक्तव्य दे चुके हैं। सुनिए। मैं माननीय शरद यादव जी को याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश में पहले भी बड़े उदाहरण हुए हैं। आपके समाजवादी आंदोलन के नेता, हमारे नेता भी कई 1975 में दुनिया भर में घूमते थे जो उस वक्त मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था उसके खिलाफ प्रचार करने के लिए। इतना ही नहीं, पंकज पचौरी ने 90 के दशक के दौरान BBC में रहते हुए लंदन में वाजपेयी और आडवाणी के इंटरव्यू लिए थे और वहां इनके इवेंट कवर किए थे। दोनों ने उस वक्त की सरकार को लोकतंत्र के विरुद्ध बताया था। तब अटल आडवाणी को किसी ने देशद्रोही नहीं बताया था और वही मुद्दा अब है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है और उसको तोड़ मरोड़ के ये दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने तो बड़े बड़े देशों को ये कहा है कि आप आइए भारत के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करके लोकतंत्र को बचाइए। आप अपने दोस्तों में बैठकर बेवजह अपनी अपनी पत्नियों के राक्षसी रूप का वर्णन करते हैं। असल में आपको पता ही नहीं कि आपकी पत्नी यानी कि अर्धांगिनी है क्या चीज़। ये हैं योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद। इन्होंने पत्नियों की एक नई और ताज़ा व्याख्या अमृतकाल में की है। कई लोग कुर्सी पर नीचे बैठे हुए हैं और महाशय स्टेज पर माइक थामे कुछ बोल रहे हैं। चलिए वॉल्यूम तेज करते हैं। क्या दिखाई देना चाहिए? बोलो। तो आपकी बीवी क्या है? बीवी है कि वोट है? तो जिस दिन समझ जाओगे वोट है तो वोट से वोट खड़ा होगा। आपकी बीवी क्या है? बीवी है या वोट है? नीचे बैठे हुए लोग आवाज लगा रहे हैं कि वोट है। ये कह रहे हैं कि आपको अपनी बीवी में बीवी नहीं वोट देखना चाहिए और उस वोट से और ज़्यादा वोट कैसे जुड़ेंगे इस पर ध्यान देना चाहिए। अगली बार आपकी अपनी बीवी से जब लड़ाई हो और आपकी बीवी कहती है कि मैं ऐसे ही यहाँ नहीं आई हूँ, बारात लेकर घोड़ी पर बैठकर आए थे, 7 फेरे लिए थे, इसलिए तुम्हारे सारे हकों पर मेरा भी हिस्सा है क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो आपको उनकी ये गलतफहमी संजय निषाद की ये वीडियो दिखाकर दूर कर देनी चाहिए और बतानी चाहिए कि आप बीवी नहीं महज एक वोट हैं। आपके अंदर मुझे अपनी अर्धांगिनी नहीं सिर्फ वोट दिखता है। अखबारों में खबर छपी है कि यूपी में प्राथमिक सहकारी समितियों के चुनाव में भाजपा के 20,000 से अधिक निदेशक निर्विरोध चुने गए, यानी कि सामने वाली या विपक्षी पार्टी ने इन पदों पर पर्चा ही नहीं भरा। अगर आपको अभी निर्विरोध चुनाव जीतना है तो ये तरीका आप आज अच्छे से समझ लें।
समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि भाजपा प्रत्याशियों ने तो पर्चा भर दिया और उसके बाद सारे पर्चे गायब कर दिए। सपा के उम्मीदवारों को पर्चा भरने का ना तो कोई मौका मिला और ना ही फॉर्म मिला। ये एक नए तरह का लोकतंत्र है। कल्पना कीजिए कि आपके मन में चुनाव के जीत के लड्डू फूट रहे हैं और ढोल नगाड़े के साथ आप पहुंच जाते हैं पर्चा भरने, पर आपको पर्चा ही नहीं दिया जाता, कोई आपकी सुनने वाला ही नहीं है। आप कोशिश बहुत करते हैं पर तब तक नामांकन की तारीख निकल जाती है। ऐसे में जिस एक पार्टी के उम्मीदवार ने पहले साठगांठ करके पर्चा भर रखा है वो निर्विरोध तो निर्वाचित हो ही जाएगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। हमें पता है आपने खूब पढ़ाई की है, अपने हक की लड़ाई के लिए अपने पुलिस के डंडे भी खाए हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही। कहीं पर्चा लीक हो जाता है, कहीं एग्ज़ाम नहीं हो रहा, एग्ज़ाम हो जा रहा है तो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट आ जा रहा है तो उसमें इतनी धांधली है कि मैटर कोर्ट में चला जा रहा है और वहाँ पेंडिंग है। मोदी साहब ने तो कहा था कि हर साल 2 करोड़ वो रोज़गार देंगे, पर उसी सरकार ने अब आपको पढ़े लिखे होने के बाद भी दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए मजबूर कर रखा है। ये स्वाभाविक है कि आप अपने भविष्य को लेकर, पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर चिंतित होंगे, पर आपको अब राहत की सांस मिलने वाली। बाबा रामदेव को कंपनी पतंजलि ने ऐलान किया है कि अब वो 12वीं पास, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को सन्यासी ब्रह्मचारी बनाएगी। मोदी ने तो आपका रोजगार ही छीना था, पर ये कान्या बाबा तो आपका घर ही छीनने में लग गया। खुद के घर नहीं बसे तब मोदी और रामदेव ने निश्चय किया है कि औरों का घर भी नहीं बसने देंगे। भाजपाइयों के बच्चे तो विदेशों में पढ़ लिख कर BCCI के चेयरमैन बनेंगे, पर दूसरों के बच्चों को सन्यासी ब्रह्मचारी बनाकर गोबर और गोमूत्र खिलाया जाएगा। खुशी मनाइए, यही तो अमृतकाल है। हमारे देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, इसलिए धनखड़ साहब इस सीट पर बैठे हैं। जब कोई विपक्ष का सदस्य राज्यसभा में कुछ बोलने के लिए खड़ा होता है तो इनकी सीट के स्प्रिंग तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और ये अपना सारा ज्ञान प्रसारित करने लगते हैं। कल जब ऑस्कर विजेताओं को संसद में धन्यवाद दिया जा रहा था तो मान्यवर ने दिखाया कि मैं भी एक्टिंग कर सकता हूं। मैं वकालत करने लगा, नहीं तो मैं भी एक्टिंग में पता नहीं क्या क्या जीत लेता। सुनिए आप। यदि अगर मैं वकील नहीं बनता तो कहीं न कहीं एक्टिंग जरूर करता। मेरा थंबी कहने को तो चेयरमैन का पद निष्पक्ष होता है, पर राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ तो राजनीतिक करना पड़ेगा ना। इसलिए आजकल ये राहुल गांधी को लेकर सदन से बाहर कुछ ज्यादा ही सीरियस है। लोकसभा बहुत बड़ी पंचायत है जिनमें आज तक माइक ऑफ नहीं हुआ है। किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके दो मित्रों को दे दो। सर रूल 218 सर रूल 218 सर आपने माइक बंद कर दिया। बोलने दीजिए, माइक बंद कर दिया सर आपने। सर ये हमारा परंपरा है सर। परंपरा के दौरान विपक्ष को जो सुविधा मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, वो परंपरा को खत्म कर रहे हैं सर आप। और इनको पता है कि मोदी करोगे तो ही कुछ हासिल हो सकता है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तरह निष्पक्ष होकर अपने विचारों को रख दिया, जनता की आवाज़ को सामने ला दिया, तो उनकी तरह अपनी सिक्योरिटी तक गवा बैठेंगे। देखिए राज्यपाल मलिक साहब के साथ क्या हुआ है। अगर वोरा साहब के पास सिक्योरिटी है, मुर्मू साहब के पास सिक्योरिटी है, वैद्य साहब के साथ सिक्योरिटी है, सब LG रहे हैं, तो उनके पास सिक्योरिटी है, तो आपके पास सिक्योरिटी क्यों नहीं है? मेरे पास इसलिए नहीं कि मैं किसानों के मसले पे, ये तो अल्लाह मियाँ है, ये सोचते हैं कि हमारे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। मैं इनके खिलाफ नहीं बोला था, किसानों के पक्ष में बोला था। जो इनको पसंद नहीं आया, सिर्फ उसी वजह से सिक्योरिटी हटाई है कि अच्छा ये बोल रहा है। आजकल यूपी का एक स्थानीय पत्रकार बड़ी चर्चा में है, नाम है संजय राणा। यूपी सरकार में मंत्री गुलाब देवी से सवाल पूछ लिया कि वादे जो किए थे उनका क्या हुआ। इनकी इस गुस्ताखी के लिए इनको गिरफ्तार किया गया, फिर बेल से बांधकर कोर्ट लाया गया। अरे संजय भाई, भारत में पत्रकारिता कर रहे हो तो उसके बेसिक नियम तो जान लेते। पत्रकार होकर सरकार से सवाल नहीं पूछा जाता, सवाल विपक्ष से और जनता से पूछा जाता है। और जब आप नियम विरुद्ध काम करोगे तो FIR होगी ही, जेल तो जाओगे ही। कानून का शासन है, कोई मजाक थोड़ी है। और ये क्या सवाल था कि वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। नगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है। और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी, आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड तक इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक या पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं।
और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ के मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी, आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कार्यालय भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए, आप इसके बारे में क्या करोगे? तो केस क्या कराएंगे हम लिखित रूप में? भाई कौन कौन सहमत है आपके गांव में? बुद्धनगर वासी सहमत है या नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बाबा हाथ उठाओ। बरातघर है कोई? अभी आमने सामने है, कोई भी बरातघर है? रास्ता है? बात रखना। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। और जब बात रखी है तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। ये सारी बात तेरी ठीक है जी। सवाल पूछना था तो ये पूछिए कि आम चूस कर खाते हो या बुड़का मार कर खाते हो, कौन सा टॉनिक पीते हो, आप थकते क्यों नहीं, इस तरह के सवाल पूछने चाहिए थे। संजय राणा जी, वो तो कोर्ट ने बीच में दखल लेकर तुम्हें जमानत दे दी, नहीं तो 37 सालों तक जेल में ही। और शुक्र मनाओ कि तुम्हारे नाम के आगे मोहम्मद और पीछे खान नहीं है, नहीं तो तुमने जो देशद्रोही काम किया है ना, इसका फैसला अब तक हो गया होता। अरे पुलिस पकड़ के लेकर आई? जी हाँ। कहाँ से? मेरे गांव से। कब लेके आई? कल। आज दूसरे दिन भी पुलिस हिरासत में हो जी। अब यहाँ क्या करने आए हो? जमानत कराने? हाँ जी, जमानत होगी था। क्या नाम है तुम्हारा? संजय राणा। आपने ही सवाल जवाब किए थे मंत्री जी? जी मैंने किए थे। साथियों, यह एक कमजोर राजा की पहचान है। जब राजा सवाल पूछने वालों के मुंह बंद कराने लगे तो समझ जाना चाहिए कि राजा डरपोक और भ्रष्ट है। बाकी हमारे देश की महान जनता जो 5 किलो फ्री राशन पर नाटू नाटू कर रही है, ऐसी जनता को दंडवत प्रणाम है। कुछ बागी लोग ही खुद को खोकर देश बचाए हुए हैं, लेकिन यह कोई नहीं समझता। जो काम इस देश की नेशनल मीडिया को करना चाहिए वो आज संजय राणा कर रहा है, और अपना धर्म निभाते हुए जो उन्होंने काम किया उसके लिए FIR हो जाती है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे थे, आप जानते होंगे उन्हें, उनकी दबंगई को जानते होंगे। भारतीय जनता पार्टी से कई बार के सांसद हैं। हमारी महिला पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना दिया था और कहा था कि हम आरोप लगा रहे हैं तो इसकी गंभीरता को समझें, हमारे पास पुख्ता सबूत है, कार्रवाई करें और ब्रजभूषण शरण सिंह को पद से हटाएं। जांच के लिए समिति बना दी गई, आश्वासन दिया गया और इसी आश्वासन के साथ पहलवानों ने मोर्चा छोड़ दिया। कल खबर आई कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए बनी कमेटी ने सोमवार को रिपोर्ट खेल मंत्रालय को सौंप दी। सूत्रों के अनुसार, ध्यान दीजिए, सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया कि आरोप साबित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण या गवाहियां नहीं मिली है। यौन शोषण के आरोपों को साबित करने के लिए कमेटी के सामने कोई पहलवान पेश नहीं हुई। ये खबर लगभग सभी मीडिया चैनल में प्रसारित हो चुकी है। अब उन पहलवानों के ट्वीट आए हैं जिन्होंने सरकार पर भरोसा करके धरना रद्द किया था। धरने की अगुवाई कर रहे बजरंग पूनिया ने लिखा है कि कुछ मीडिया हाउस खबर के नाम पर कुछ भी अनाप शनाप झूठी खबर लिख रहे हैं। यह बहुत ही दुखदाई और पीड़ादायी है उन लड़कियों के लिए जो ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती हैं। किसने कहा कोई सबूत नहीं मिला? किसने कहा कोई सामने नहीं आ रहा? किसने कहा रिपोर्ट सबमिट हो गई है? ये सवाल उन्होंने पूछे हैं। वहीं विनेश फोगाट ने लिखा कि सच के अंगारों के आगे झूठ की फुंकार नहीं टिक पाएगी, सच सदैव जीता है। ये सूत्र नहीं, वक्त की जंग बताएगी। सत्यमेव जयते। हमारे पहलवानों को शांति से बैठकर सोचना चाहिए कि वो मिट्टी के खिलाड़ी हैं और भाजपा कीचड़ की खिलाड़ी है। जिस अजय मिश्रा टैनी के बेटे ने किसानों को अपनी थार जीप से कुचल दिया, बर्खास्त करने की मांग तो उन अजय मिश्रा टैनी की भी उठी थी, तो क्या हो गए बर्खास्त? नहीं हुए ना, पूरा जोर लगा लिया था। 250 से ज़्यादा किसान बॉर्डर पर शहीद हो गए थे, तो मोदी जी ने क्या कहा था? मेरे लिए मरे हैं क्या? और इसका खुलासा किसने किया था? गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा था ना कि मैं जब उनसे मिलने गया, किसानों की बात रखी थी, तो मोदी जी ने कहा तो क्या मेरे लिए मरे हैं क्या? और उन सत्यपाल मलिक साहब का अब क्या हाल है पता है ना? JNK के वो गवर्नर रह चुके हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा है और उनकी सुरक्षा अब हटा ली गई है, जबकि रूल है कि JNK का जो गवर्नर रह चुका है उसको सुरक्षा देनी ही देनी है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद समय से पहले रिहा किया गया। इतने सारे उदाहरण हैं, फिर भी आपने सरकार पर विश्वास कर लिया और धरना रद्द कर दिया।
आपके साथ जनता उठ खड़ी हो गई थी, आपके पास बल था, आप उसी से में कार्रवाई करवा सकते थे। अरे ये ऐसे नेता हैं जहाँ पर गाय को पूजने से वोट मिलेंगी तो ये पूजेंगे, गाय को खाने से वोट मिलेगी तो वहाँ पर खाएंगे। तो भला जो नेता बीजेपी की सीट पर विजयी होता है उसको ये बर्खास्त क्यों करेंगे? पहलवानों के लिए वो एक सीट को थोड़ी ना खराब कर देंगे। पहलवानों से वही पुराना सवाल, अगर आपके पास सबूत हैं, पुख्ता सबूत हैं, तो आप एफआईआर क्यों नहीं करते? कोर्ट के रास्ते आप ऐसे अत्याचारी लोगों को सजा क्यों नहीं दिलवाते? ये सवाल उस समय भी था और ये सवाल आज भी है। क्या यौन शोषण का सरकार के साथ कुछ सौदा चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि सरकार ही अपने आप कुछ कर लेगी? तो माफ़ कीजिए, सरकार पर विश्वास करके आप एक बहुत गलत कदम उठा रहे हैं। राम राज्य में हमारा देश इतना खुशहाल हो सकता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नई भर्ती करके युवाओं को नौकरी देना तो दूर की बात है, जो नौकरी में है उनको ही निकाल दिया और वो अब सड़क पर भटक रहे हैं। देखिए वीडियो। उसे डेंगू हो जाता है, लेकिन हम लोग 4-5 साल से 2018 की भर्ती है, हम लोगों को निकाल दिया, आज भी आई सड़क पे छोड़ दिया गया है। ये कैसा अन्याय है? जो भर्ती कहते हैं कि राम राज्य में न्याय है, कोई न्याय नहीं है हम लोगों के साथ। जो कहते हैं कि सूत्र, वो सूत्र बना के रख दिया है इन भाजपा वालों ने। फिर हम लोग मिलने आते हैं, डंडों से मारा जाता है, लाठियों से मारा जाता है, राजस्थान में एक वरिष्ठ भाजपा नेता अपनी बिगड़ी हुई राजनीति संवारने के लिए सड़क पर दंगा कर रहा था। पुलिस उठाकर ले गई, फिर वो चोट का बहाना बनाकर अस्पताल चले गए, लेकिन इस प्रक्रिया में उनका पाजामा कहीं खो गया। अब चारों तरफ यही चर्चा है कि नेताजी का पाजामा कहाँ गया। कहाँ गया होगा ये समझ में नहीं आता। कुछ लोग कह रहे हैं रामलाल जी के घर पे रखा हुआ है पायजामा, कुछ कहते हैं किरोड़लाल जी के घर पे रखा हुआ है। अल्टीमेटली वो पायजामा कहाँ है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पे जब मैं देखता हूँ किरोड़लाल जी छोटी छोटी घटनाओं को अगर वो सोशल मीडिया पे डालते हैं तो पायजामा कैसे उतरा, ये कहीं न कहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई होगी, उसको भी उनको सामने लाना चाहिए। थोड़ी देर पहले नेताजी का पाजामा भाजपा के ही विधायक रामलाल शर्मा से बरामद हुआ है। अब इनके पास पजामा वहां से यहां कैसे पहुंचा, इसके लिए सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। सिर्फ अंडरगारमेंट्स भी उठा के लेके गए, पजामा उतार के दिया और ये गलत है। देखिए, भाजपा का पजामा भी आज इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि उसकी चर्चा इतनी ज़्यादा हो रही है, जबकि देश की जनता और जिन असल मुद्दों से त्रस्त है उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा। तो इन सभी खबरों में कौन सी खबर ने आपको गदगद किया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।